नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। अलवर के बहरोड क्षेत्र के माचल गांव में दबंगों ने एक पूर्व सैनिक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस दबंगई के बाद भी बदमाशों का कलेजा ठंडा नहीं पड़ा। उन सब ने पूर्व सैनिक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पूर्व फौजी के साथ हुई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि खेत में पूर्व सैनिक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। जब वो जमीन पर गिर गए तब कुछ लोगों ने उनकी लाठी डंडों से पिटाई की। पूर्व फौजी पर महिला और पुरुषों ने लाठी डंडों से हमला किया था। घटना 8 मई की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व सैनिक राज सिंह यादव सेना से रिटायर्ड हैं। उनके चाचा के साथ उनका जमीन विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा है। पूर्व फौजी का कहना है कि कोर्ट से स्टे होने के बावजूद खेत जोतने का प्रयास किया गया था। जब उसने विरोध किया तो उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हुई। ये हमारा पुराना जमीनी केस चल रहा था और 1989 में हमारा लिखित में परिवार का बंटवारा हो चुका था, जो स्टाम्प पेपर पे गवाह सबूत और परिवार के सभी दस्तखत थे। उसको ये नहीं मान रहे थे, तो मैंने पिताजी के नाम पर पिताजी को साथ लेके इसको स्टे लगवा दिया था एसडीएम साहब से, और बंटवारानामा का दोनों दावे पेश कर दिए। उसके बाद इन्होंने 9 अक्टूबर को भी मेरे ऊपर ट्रैक्टर से और बाहर से गुंडे मंगवा के हमला करवाया था, जिसकी मैंने कोर्ट में पेश किया था। भरतपुर जिले के डीग कस्बे में रविवार देर रात आपसी कहासुनी में 2 लोगों में जमकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि शराब के नशे में एक शख्स ने दूसरे पर कैंची से हमला कर दिया, जिससे युवक घायल हो गया। घायल को देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। आनन फानन में घायल युवक को चिकित्सालय पहुंचाया गया। मोहल्ले वासियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और आरोपी को तलाशना शुरू कर दिया। घटना के करीब आधे घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। झगड़े में आरोपी अजय को भी चोटें आई हैं। उसका भी इलाज डीग कस्बे के रेफरल चिकित्सालय में कराया जा रहा है। मौके पर पहुंचे एसआई अंतुलाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वो घटना स्थल पर पहुंच गए और घटना की जानकारी ली। अभी दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और किसी भी पक्ष ने मामला दर्ज नहीं कराया है। लोकेश जाटव के उसके पड़ोसी अजय जाटव ने कैंची मार दी है। इसको हॉस्पिटल में लेके आए, एडमिट है, इसका इलाज चल रहा है। और आरोपी का क्या हुआ? और आरोपी को भी साथ में हत्या कर लिया है। दौसा में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। रविवार रात जिले के चांदसेन गांव में घर के बाहर सो रहे एक युवक की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी गई। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लालचंद कायल सहित पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और मौका मुआयना कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक का नाम ओम प्रकाश गुर्जर है और वो अपने निर्माणाधीन मकान में सो रहा था, जबकि ओम प्रकाश की पत्नी पुराने मकान में सो रही थी और मां पशु की देखभाल के लिए बाड़े में सो रही थी। सोमवार सुबह जब ओम प्रकाश नींद से जागा नहीं तो परिजन जगाने पहुंचे। ओम प्रकाश पूरी तरह लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। अर्धनिर्मित मकान है जिसमें रात को सोता था और आज सुबह 8 सवा 8 बजे सूचना मिली इसका मर्डर हो गया। तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक कुल्हाड़ी से उसका गला काटा है। करीब 4 साल पहले जैसलमेर घूमने आए बाइक रेसर अस्बाक मौन की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने हत्या की मास्टरमाइंड महिला और मृतक की पत्नी सुमेरा परवेज को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 2 साल पहले इस हत्या में शामिल उसके 2 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद पुलिस मास्टरमाइंड सुमेरा को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही थी। लेकिन चालाक सुमेरा पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रही थी।
पुलिस के अनुसार इंटरनेशनल बाइक राइडर की हत्या उसकी पत्नी ने ही कराई थी। पुलिस ने कर्नाटक से महिला को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के पीछे लव ट्रायंगल और संपत्ति विवाद है। महिला का दूसरे युवक से अफेयर चल रहा था और पति से उसका झगड़ा होता रहता था। पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने 2 दोस्तों की मदद से हत्या कराई। हत्या जैसलमेर में 4 साल पहले हुई थी। बहुत लंबी मेहनत करके अच्छा जी जान लगा के सीओ श्री भवानी सिंह ने इसमें संजय कुमार और डी विश्वास को गिरफ्तार किया और इन दोनों आरोपियों जो सुमेरा परवेज तथा इसके साथ ही अब्दुल साबिक का 299 में स्थायी वारंट प्राप्त करके कोर्ट में चालान पेश किया गया। पाइपलाइन की खुदाई के दौरान 31 जिंदा कारतूस मिल जाए तो सनसनी तो मचेगी ही। इसलिए झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना इलाके के नाहर सिंघानी में मिट्टी में दबे 31 जिंदा कारतूस मिलने से सनसनी फैल गई। यह सभी कारतूस 303 राइफल के हैं जो करीब 70 साल तक पुलिस महकमे की पहचान रही है। अब यह हथियार पुलिस बेड़े में शामिल नहीं है। संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार गांव के सार्वजनिक चौक में वर्षों पुराने बरगद के पेड़ के पास स्थित नंदलाल कांटीवाला के मकान से निकलने वाले गंदे पानी को चैम्बर में छोड़ने के लिए पंचायत की ओर से पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करवाई जा रही थी। तभी करीब 1.5 से 2 फुट नीचे 31 जिंदा कारतूस मिल गए। कारतूस मिलने की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। बाद में सरपंच प्रतिनिधि विद्याधर गुरावा ने पुलिस को जानकारी दी। इस पर एसएचओ बराला गांव में पहुंचे और कारतूस को जब्त कर लिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच पड़ताल के अनुसार यह सभी कारतूस 15 से 20 साल पुराने हो सकते हैं। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच में जुटी है। जगह जगह चर्चा में डूबे लोग और गांव में पहुंचे पुलिस तस्वीरें अनहोनी की आशंका पर मुहर लगा रही हैं। मामला बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र का है। अरनियाली गांव में रविवार देर रात अज्ञात चोरों ने बंद घर के ताले तोड़े और नकदी और सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। घटना के वक्त पीड़ित परिवार शादी में गया हुआ था। पीड़ित परिवार ने धोरीमन्ना थाना पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने मौका मुआयना के बाद जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक खेतावास अरनियाली निवासी मूलाराम का परिवार पड़ोस में सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने गया हुआ था। देर रात 2 बजे जब परिवार के सदस्य वापस घर पहुंचे तो ताले टूटे हुए थे। अंदर जाकर देखा तो शक यकीन में बदल गया। सोने के गहने और 2000 रुपए गायब थे और आसपास का सामान भी पूरी तरह से बिखरा हुआ था। तभी घर का ताला टूटा हुआ था। फिर देखा तो चिमनिया और एक बोरिया और झूमर वो एक ताला तोड़कर ले गए। बिस्तर पर बेसुध पड़ी लड़की जिस वजह से अस्पताल पहुंची है वो कोचिंग सिटी में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, कोटा के काला तालाब के शमशान घाट में अचेत अवस्था में ये लड़की मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने रामदास नगर निवासी 23 वर्षीय युवती के परिजनों को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण मंदिर की बात कहकर युवती शमशान घाट पहुंच गई और वहां अचानक बेहोश हो गई। फिलहाल अनहोनी की आशंका नहीं जताई जा रही है। वहीं लड़की का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और ये मानसिक रूप से पीड़ित और बीमार रहती है। उसको हम हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल लेके आने के बाद में इसके परिजनों से हमने संपर्क किया तो इसकी मदर, इसका भाई और उसकी बड़ी बहन यहाँ पर हॉस्पिटल आ गए हैं। अभी इसका इलाज चल रहा है और इसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना की कोई संभावना नहीं है। दो गाड़ियों की आमने सामने की जोरदार टक्कर क्षतिग्रस्त कारें हादसे की भयावहता बयां कर रही है। दोनों गाड़ियों के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरें बीकानेर की हैं। हादसे में एक की मौत और 3 लोगों के घायल होने की खबर है।
संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक पूगल थाना क्षेत्र में 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत में अनूपगढ़ एडीजी सरोज चौधरी की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हुए। हादसा नूरसर और जालावाली के पास हुआ। नहर विभाग की गाड़ी और न्यायाधीश की गाड़ी में आमने सामने की टक्कर हो गई। घायलों का पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वाहनों को अलग करने के लिए क्रेन की सहायता लेनी पड़ी। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को रास्ते से हटाकर जाम खुलवाया। घायलों में एडीजी का ड्राइवर विक्रांत सिंह सिरोही, नहर विभाग के सहायक अभियंता शंकर लाल, ड्राइवर मलकीत सिंह हैं। झुंझुनू शहर के आबादी और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बने अवैध कबाड़ के गोदाम अब शहर के लोगों के लिए आफत बनते जा रहे हैं। रविवार को जहां बाकरा रोड पर एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई थी, वहीं सोमवार सुबह एक बार फिर शहर के दीनदयाल चौक के पास आबादी क्षेत्र में बने कबाड़ के गोदाम में आग धधक गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना। मिली जानकारी के मुताबिक झुंझुनू शहर में सोमवार सुबह दीनदयाल चौक के पास स्थित एक कबाड़ी के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से वहां अफरा तफरी मची। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना नगर परिषद को दी, जिसके बाद नगर परिषद की दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, मगर तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके बाद रीको से भी बड़ी दमकल को इसकी सूचना दी गई। 2 दमकलों ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कबाड़ के गोदाम में गत्ते और प्लास्टिक जलकर राख हो गए। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। गत्ते की, प्लास्टिक की उस कबाड़ी में आग लग गई, जिसकी सूचना नगर परिषद को मिली। मिलते ही नगर परिषद ने तुरंत अपने दमकल गाड़ियां, 2 गाड़ियां यहाँ से और एक का आग नहीं गुजरी तो वहां से भी रिक्को से भी बड़ी दमकल बुलाई गई है। ए भाई, जरा देख के चलो, यहाँ सड़क पर गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। तस्वीरें भरतपुर शहर की हैं। सारस चौराहे से लेकर बिजली घर तक बने गौरव पथ का हाल बेहाल है। 5 महीने में गौरव पथ कई बार टूट चुका है। इसके बावजूद गौरव पथ की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। कहने को तो गौरव पथ है, लेकिन यातायात चौराहे के पास 5 महीने में गौरव पथ कई बार धंस चुका है, जिससे कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। ये वो तस्वीर है जो गड्ढा है, कई बार यहाँ पर धंस चुका है और यहाँ से गौरवपथ से होकर के जिले के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो गुजरते हैं, लेकिन इस ओर किसी भी अधिकारी ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। यह जो गड्ढा है वो करीब 5 महीने में कई बार धंस चुका है, तो बार बार जो कंपनी इसका कार्य कर रही है उसकी खामियों को लेकर ये जाहिर करता है कि किस तरह से जो है गौरव पथ पर काम कराया जाता है। अब यहाँ पर जो है रात्रि के समय में दुर्घटना का भी बड़ा अंदेशा जो है जताया जाता है। वाहनों को कड़ी मशक्कत के बाद जो वाहन चालक हैं वो यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि जगह बहुत कम है और बीच में जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं वहाँ पर जो सड़क है वो धंस चुकी है। भीषण गर्मी का सीधा असर लोगों के शरीर पर पड़ रहा है। गर्मी बढ़ते ही अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। अस्पताल में चाहे दवा वितरण काउंटर हो या फिर डॉक्टर का कक्ष, सभी जगह भीड़ बढ़ने से मरीजों को इलाज कराने में परेशानी उठानी पड़ रही है। तस्वीरें टोंक की हैं। जिला अस्पताल में ओपीडी में बढ़ोतरी के बाद अस्पताल प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त करने में लगा है। यहाँ सआदत अस्पताल में 20 बेड का अतिरिक्त डे केयर वार्ड शुरू किया गया है। साथ ही इमरजेंसी वार्ड में भी एक 10 बेड का वार्ड बनाया गया है। जिला अस्पताल की ओपीडी पिछले 5 दिन से रोज 2000 से ज्यादा पहुंच रही है। इसी तरह आईपीडी का आंकड़ा भी 2500 पहुंच रहा है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक तापमान में तेजी से बढ़ोतरी के कारण लोगों में उल्टी, दस्त, बुखार और पेट दर्द की शिकायत बढ़ने लगी है। तापमान 46 डिग्री तक पहुंचते ही लोगों के स्वास्थ्य पर असर दिखाई देने लगता है, इसलिए लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। 10 बेड का नई इमरजेंसी में डे केयर वार्ड बना रखा है। इसके अलावा पीडियाट्रिक एमसीएच में बच्चों के वार्ड में 10 बेड का हमने शुरू कर दिया। 8 बेड का और हम आज शुरू कर देंगे। ओपीडी में कितनी बढ़ोतरी हुई है? ओपीडी में सर लगभग 300 से 400 पेशेंट बढ़ गए हैं।
कहां तो जलदाय विभाग के लापरवाहों का इलाज करने चले थे और कहां खुद ही बीमार हो गए। तस्वीरें अलवर शहर की हैं। पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 56 के पार्षद हेतराम यादव और स्थानीय लोग ट्रांसपोर्ट नगर स्थित जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़ गए। इस दौरान टंकी पर चढ़े एक व्यक्ति श्याम सुंदर की तबीयत बिगड़ गई, जिसे तुरंत डॉक्टर बुलाकर मौके पर ड्रिप लगाकर इलाज शुरू किया गया। शहर में पानी की समस्या की आपूर्ति नहीं होने से लोगों में गहरा आक्रोश है। लोगों के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना पर मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के अफसरों और पुलिस कर्मियों ने लोगों से नीचे उतरने की अपील की। वार्ड निवासी ने बताया कि वार्ड में पानी की समस्या पिछले कई सालों से है। उसके वार्ड के लोग टैंकरों से जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वार्ड में पानी की किल्लत चरम पर पहुंच गई है। पिछले 20 दिनों से पानी 2 बट्टा में नहीं आ रहा था। उस समस्या को लेकर मैंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया था। मौके पे अधिकारी 2 बार विजिट भी कर गए थे, 1 बट्टा की 2 बट्टा की दोनों की, और वो समस्या यथास्थिति है, अभी तक सॉल्व नहीं हुई। सड़क पर उमड़ा लोगों का हुजूम और अर्थी, लेकिन मामला सड़क हादसे की भेंट चढ़े किसी राहगीर का नहीं है। अर्थी जलदाय विभाग की निकाली जा रही है। तस्वीरें कोटपुतली की है। शाहपुरा कस्बे के वार्ड नंबर 17 और 32 में पेयजल समस्या से जूझ रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने जलदाय विभाग के कार्यालय के पास नीमका थाना स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया और जमकर जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जलदाय विभाग की अर्थी निकालकर विरोध जताया। जाम से यहां वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि उनके वार्ड में पिछले कई दिनों से पीने का पानी नहीं आ रहा। जलापूर्ति नहीं होने से उनकी दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। जिम्मेदारों को कई बार अवगत करवाने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ, इसलिए मजबूरी में उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। प्रदर्शन और जाम की सूचना पर पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारी को खूब खरी खोटी सुनाई। बाद में वार्ड में टैंकरों से जलापूर्ति करने और पेयजल व्यवस्था में सुधार करने का आश्वासन देने पर मामला शांत हुआ। एक तरफ जहां प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां किसी को घर से पानी निकालना पड़े, हैरानी तो होगी ही। तस्वीरें झुंझुनू की हैं। खेतड़ी क्षेत्र के नालों वाली बावड़ी में जलदाय विभाग की मेन लाइन टूट जाने से भीषण गर्मी में अनोखा नजारा संभव हुआ। मेन लाइन टूटने से हजारों लीटर पानी बह गया। ये सारा का सारा पानी एक मकान में इकट्ठा हो गया। मकान में पानी भरने से अनाज और घरेलू सामान खराब हो गए। एक मोटरसाइकिल और फ्रिज के भी पानी में डूबने से खराब होने की खबर है। घर में रहने वाले ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि सोमवार सुबह वो अपनी दुकान पर काम कर रहा था, तभी अचानक जलदाय विभाग की पानी की मेन लाइन टूट गई, जिससे पानी उसके घर में जा घुसा। पड़ोसी ने भागकर उसके 2 साल के बेटे वेदांत को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। आसमान से आग बरस रही है, धरती तप रही है। तपती गर्मी और लू से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। सूरज की तपिश इतनी ज्यादा है कि लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। लेकिन इसी भीषण गर्मी में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है। पानी तो लाओ यार, पानी ला दो बोतलें। राजधानी के शहीद स्मारक पर चल रहा कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना मुसलसल जारी है। जो मेन फाउंडेशन होगा वो आपकी संघर्ष समिति का होगा। यहाँ पर लगातार शिक्षा मंत्री संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने धरने के 46वें दिन भी जमकर नारेबाजी की। स्वास्थ्य सहायकों का कहना है कि आला अधिकारियों से वार्ता जरूर हो रही है, लेकिन किसी भी तरह का ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा। हर बार वार्ता में धरने को समाप्त करने को कहा जाता है, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने जल्द ही आंदोलन की नई रणनीति तैयार करने की भी बात कही है। रेलवे यात्रियों के सफर को आसान बनाने के तमाम उपाय खोज रहा है। रेलों में आधुनिक साधनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है।
लेकिन एक समस्या जो आज भी जस की तस बनी हुई है वो है रेलों में आग को रोकना। हालांकि उत्तर पश्चिम रेलवे का कहना है कि LHB कोच को लेकर पेंट्री कार तक स्मोक सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आग का संकेत दे देती है और कई रेलों में सेंसर्स एक्टिव होने की वजह से रेलें अपने आप रुक जाती हैं। लेकिन ये तकनीक फिलहाल सभी रेलों में उपलब्ध नहीं है। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान से गुजरती रेलों का तापमान भी बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे में शॉर्ट सर्किट से आग लगते देर नहीं लगती। बहरहाल आग को रोकने के रेलवे के उपाय ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। अभी भी रेल में आग लगने पर यात्री खुद तो कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन रेलों को आग से पूरी तरह से नहीं बचाया जा सकता। महिला थाने में दहेज के सामान का इस्तेमाल अधिकारी धड़ल्ले से कर रहे हैं। जी हां, 12 जिला मुख्यालय के महिला थाने पर दर्ज होने वाले दहेज के मामलों में जब्त सामान का प्रयोग पुलिस थाने के कर्मचारी कर रहे हैं। थाने में जब्त दहेज के सामान में सब है: सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, कूलर, पंखे समेत न जाने क्या क्या, जिसका इस्तेमाल थाना प्रभारी करने से नहीं हिचकिचाते। महिला थाने में मालखाने में दहेज के मामलों का जब्त सामान रखा है, जिसमें से CI के चैम्बर में सोफे रखे गए हैं। वहीं पुलिस थाने के गलियारे और स्वागत कक्ष में भी सोफा सेट का प्रयोग हो रहा है। लचर कार्य प्रणाली के चलते मामलों का समय पर निस्तारण नहीं होने से अलमारी, सोफा, बेड, कूलर, पंखे समेत कई तरह के सामान थाने में भरे पड़े हैं। जब्त किए गए सामान के चलते महिला थाना मालखाने जैसा नजर आता है। थाने पर CI समेत करीब 3 दर्जन पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात हैं, लेकिन फिर भी समय पर जांच पूरी नहीं होने के चलते मामलों की जांच कछुआ चाल सी चल रही है। वन्य जीवों की गणना बुद्ध पूर्णिमा के दिन सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। बुद्ध पूर्णिमा की सफेद रोशनी में वन्य जीव साफ दिखाई देते हैं, इसलिए हर साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही वन्य जीव की गणना की जाती है। सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई वन्य जीवों की गणना 24 घंटे चलेगी और मंगलवार सुबह 8 बजे समाप्त होगी। श्री गंगानगर जिले की 8 रेंज में 75 मचाने बनाई गई हैं और प्रत्येक मचान पर 2-2 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वन्य जीव 24 घंटे में पानी की तलाश में एक बार वाटर पॉइंट तक जरूर पहुंचते हैं और ऐसे में वाटर पॉइंट पर आने वाले वन्य जीवों की गिनती करना आसान हो जाता है। इसके साथ ही पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी भी अच्छी रहती है, ऐसे में गणना करने में भी आसानी रहती है। गौरतलब है कि पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण की वजह से वन्य जीवों की गणना नहीं हो पाई थी। ऐसे में 2 साल बाद हो रही वन्य जीव गणना को लेकर वन विभाग के साथ साथ वन्य जीव प्रेमी भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि 2 साल बाद हो रही वन्य जीव गणना में वन्य जीवों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। राज्य भर में थानों में आने वाले लोगों को सहज वातावरण देने के लिए स्वागत केंद्र बनाए जा रहे हैं, लेकिन बाड़मेर पुलिस कप्तान ने इससे एक कदम आगे जाकर मानवता की सेवा की पहल की है। सोमवार को बाड़मेर SP दीपक भार्गव ने बाड़मेर शहर से एक अनूठे अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत बाड़मेर जिले के 25 थानों और इतनी ही पुलिस चौकियों में पक्षियों के लिए दाने और पानी का इंतजाम किया गया है। दरअसल बढ़ती गर्मी ने जानवरों और पक्षियों के लिए दाना पानी का बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। ऐसे में SP का यह अभियान पक्षियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। बाड़मेर जिला मुख्यालय की पुलिस लाइन से SP दीपक भार्गव ने हर थाने में पक्षियों के लिए दाना पानी अभियान की शुरुआत की। थाना और चौकी परिसर में हर पेड़ के नीचे 2-2 परिंदे लगाए जाएंगे, जिसमें दाना और पानी रखा जाएगा। चप्पे चप्पे पर नजर। बाड़मेर जिले का सबसे बड़ा PG कॉलेज अब पूरी तरह से तीसरी आंख की जद में है। राजकीय PG कॉलेज प्रशासन ने 28 CCTV लगाए हैं। इनका पूरा कंट्रोल एक कंट्रोल रूम के जरिए किया जा रहा है। इन कैमरों की नजर में न केवल कॉलेज की हर गैलरी और स्टाफ रूम है, बल्कि कॉलेज का पूरा कैंपस है।
कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर एमएल गर्ग के मुताबिक 4 लाख की लागत से उच्च तकनीक के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 360 डिग्री तक घूमने वाले ये कैमरे एचडी ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हैं। इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल रूम से लैस इस पूरे सिस्टम को लगाने में अब तक 4 लाख रुपए का खर्च आया है। इन कमियों को पूर्ति करने के लिए और साथ ही साथ महाविद्यालय में हमारे पास जो सहायक कर्मचारियों का स्टाफ है वो बहुत कम है। किसी टाइम में यहाँ पर 22 की संख्या थी, आज एकमात्र एक महिला है, वो दिन को आती है, रात को उसको भी हम यहाँ पे ड्यूटी पे रख नहीं सकते। संविदा पे जो टेंडर प्रक्रिया के आधार पर हमने 3 लड़कों को यहाँ रख रखा है, वो इस संस्थान की थोड़ी देखभाल करते हैं। कॉलेज की विकास समिति की बैठक में लिए गए फैसले के बाद इन सीसीटीवी को लगाया गया है। इस नए सिस्टम के लिए 2 प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर एमएल गर्ग के मुताबिक पीजी कॉलेज में हैनीवेल कंपनी के सीसीटीवी लगाए गए हैं। इनको लगाने के पीछे कॉलेज में अवांछित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।